तो कैसे हो दोस्तों, आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो हमारा टारगेट है ATC 2025 और जैसा कि मैंने बोला था कि एक प्लेलिस्ट हम स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर फिजिक्स और मैथ को कवर करेंगे पूरी तरह से, जो इसके अंदर आएगा। ठीक है, 60 मार्क्स का हमारा मैथ एंड फिजिक्स ही आता है, तो इसलिए इसे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं क्यों फिजिक्स और मैथ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा MSc है फिजिक्स के अंदर और मेरा नेट भी क्लियर है, मेरा गेट भी क्लियर है, इससे प्रोफेसर लगता है। ठीक है, तो मेरी PhD भी स्टार्ट हो जाएगी, होप सो। तो बेसिकली मेरे को अच्छी खासी नॉलेज है कि मैं तुम लोगों को कवर करा सकता हूँ और मैं अपना भी कवर कर सकता हूँ। ठीक है, तो रिवाइज करेंगे सारी चीज़ों को, किस तरह से हमारी ब्लूप्रिंट रहेगा। तो उसके अंदर क्या है, देखो 28 चैप्टर है फिजिक्स के और 27 है हमारे मैथ्स के। हर दिन 2 वीडियोस आएंगी, एक वीडियो के अंदर हम 2 चैप्टर फिजिक्स का कवर करेंगे और 2 चैप्टर मैथ्स के। ठीक है, तो इस तरह से हम 14 डेज के अंदर इसे सबको कवर कर लेंगे। और विश्वास करो, मैं सारी चीज़ें वही तुम्हें बताऊंगा जो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछी जा रही है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, सैम्पल पेपर्स भी देखे हैं। तो तुम्हें एकदम हो जाएगा कि तुम्हें अच्छा खासा रिवाइज हो जाएगा, तो डायरेक्ट तुम्हें एकदम वही क्वेश्चन मिलेगा, वही फॉर्मूला मिलेगा जो मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को करेंगे। बाकी एक और चीज़ है, इंग्लिश भी आ रही है उसके अंदर, तो इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ऊपर एक लिंक आ रही होगी 17 लेक्चर्स की, मैंने वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, उसके अंदर एरर्स हैं, हर तरीके की चीज़ें हैं, वोकेबलरी वगैरह सब कुछ है, तो उसे तुम एक बार कर लोगे, इंग्लिश के अंदर तुम्हारे मार्क्स पूरे आएंगे। एक और शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और एंटोनिम सिनोनिम वगैरह। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, हमारे इडियम फ्रेज हो गई, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो इस तरह से मैंने वहाँ पे बताई हो कि तुम्हें एक बार पढ़ोगे याद रह जाएंगी, और सारी वही है जो पेपर में पूछी गई हैं। तो ये 2 चीज़ तुम वहाँ से करोगे। बाकी आज ये वाली जो वीडियो है ये फिजिक्स की है, 2 चैप्टर फिजिक्स के कंप्लीट करेंगे आज, और नेक्स्ट वीडियो आज ही आएगी, उसे तुम देखोगे, इसके अंदर 2 हमारे मैथ्स के होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो जो चीज़ें पता होनी चाहिए वही सारी मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक यूनिट्स हमारी लेंथ मीटर में होती है, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, करंट एम्पियर में मेजर किया जाता है। ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, यूनिट्स बहुत तरह की होती हैं, डेराइव्ड यूनिट्स होती हैं और फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। इन फंडामेंटल यूनिट्स से ही हमारी बाकी सारी जितनी भी क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम मेजर करते हैं उनकी यूनिट्स बनती हैं। तो बेसिकली ये फंडामेंटल है 7 हमारी, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में, करंट एम्पियर में, टेम्परेचर केल्विन में, अमाउंट मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब किसी भी जो हमारी एक चमक है उसे मेजर करना होता है, उसे कैंडल आप CD में मेजर करते हैं। तो इनके सिंबल्स हैं, तो ये तुम्हें 7 पता होनी चाहिए। बाकी 2 एक्स्ट्रा हो रहे हैं जिसमें हम एंगल मेजर करते हैं। जब एक सॉलिड एंगल मेजर होता है, ठीक है, एक तो है नॉर्मल हमारा प्लेन एंगल, जैसे 2D में है, तो ये थीटा है, तो इसे हम रेडियन में मेजर करते हैं। ठीक है, डिग्री में मेजर कर लेते हैं। लेकिन अगर एक सॉलिड एंगल है, जैसे मान लो पूरे 3D के अंदर है, तो उसे कैसे मेजर करते हैं, स्टेरेडियन में मेजर करते हैं, और इसका सिंबल होता है ऐसा। कई बार ये डायरेक्ट 1 मार्क में पूछ लेता है, तो इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए इन चीज़ों का। ये कुछ कन्वर्जन है तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो पाई रेडियन हमारा इक्वल होता है 180 डिग्री के, तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। और किसी भी तुम्हें निकालना है तो किसी भी रेडियन के अंदर उसकी वैल्यू यहाँ रखोगे तो डिग्री में आ जाएगी। इस तरह से ही अगर तुम्हें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करता है तो 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। और अगर तुम्हें पूछना है कि 50 डिग्री कितना होगा तो 50 की मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें कन्वर्जन यहाँ से तुम डायरेक्ट कर सकते हो। इस तरह से तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 लीटर के अंदर कितने होते हैं, 10⁻³ मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर 10⁻³ लीटर होते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। 1 टन के अंदर 1000 किलो होते हैं। 1 कैरेट किसे बोलते हैं, 200 मिलीग्राम को बोलते हैं। अगर 1 बार कहीं पे प्रेशर लिखा हुआ है तो वो 10⁵ पास्कल होता है, और 1 पास्कल कुछ नहीं होता, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, प्रेशर क्या होता है हमारा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे फोर्स न्यूटन है और ये मीटर स्क्वायर है, तो इसलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस तरह से ही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये भी हमारा इसमें मेजर किया जाता है। तो पास्कल में 1.013 पास्कल होता है। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बहुत ध्यान से देखो, बिल्कुल क्रिस्प नॉलेज दे रहा हूँ मैं तुम्हें। देखो इसके अंदर क्या होता है, तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, किसी भी नंबर के अंदर कितने ऐसे नंबर हैं जो जरूरी हैं, ठीक है, जिन्हें हमें वैलिडेट करना चाहिए, तो उन्हें बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखो तुम्हें बस पहचान होनी चाहिए, किस तरह से पता लगेगा। ये है 0.002308, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट नंबर जो है बस ये है, बाकी इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हमारे क्या है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4, 1 2 3 4। इस तरह से अगर तुम इसे देखोगे तो अगर यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो इसके अंदर बस 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ये। अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लगा देता तो अब यहाँ पे ये दोनों भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं, और ये भी। ठीक है, तो कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कोई भी जीरो अगर नंबर के बीच में आ रही है तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, बीच वाली सिग्निफिकेंट होगी। ऐसे ही यहाँ पे डेसिमल के बाद जितनी भी जीरो आएंगी सब सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितने हैं, 4 हैं। तो ये तुम्हें रूल्स थोड़े से याद रखने हैं। बाकी एक और चीज़ याद रखनी है कि अगर तुम यूनिट चेंज करते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर चेंज नहीं होता है। जैसे 147 मीटर है, इसमें 3 है सिग्निफिकेंट फिगर्स।
अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 10⁻², तो अभी भी इसके अंदर 3 ही रहे, ठीक है। वहीं अगर तुम इसे ऐसे लिखोगे 1.47 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर, तो अभी भी इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे किस तरह से हम देखते हैं, कितने होते हैं, कौन से हैं, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, ठीक है। तो ये 2 रूल्स हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि जब डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा या ऐड या सब्ट्रैक्शन हम करेंगे, अरिथमेटिक हम रूल्स यहाँ पे लगाएंगे या लॉजिक लगाएंगे, तो किस तरह से हमें आंसर में लिखना है, कितनी डिजिट तक आंसर होना चाहिए, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन के अंदर कि इसे सही सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आंसर लिखो, ठीक है। कई बस 2 एडिशन दे देंगे, सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे 1 नंबर में, तो कैसे करोगे। अगर डिवाइड में है, ठीक है, तो डिवाइड में तुम्हें याद रखना है जिसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उसके बराबर में आंसर लिखना है, ठीक है। तो जब डिवाइड करोगे कुछ भी आएगा, बहुत लंबा सा आएगा पॉइंट के बाद, तो उसे तुम्हें बस 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लिखना है। जैसे इसका आंसर आएगा 1.69, इसके आगे कुछ हो सकता है 1.69, 3, 2, 4, 5, तो तुम्हें लिखना कहाँ तक है, बस 3 तक लिखना है, क्योंकि मिनिमम किसके अंदर है, इसके अंदर है। तुम्हें मिनिमम देखने हैं, जब मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी तो मिनिमम देखने हैं। जैसे अगर एक क्यूब है, उसकी साइड दे रखी है 7.203, तुम्हें एरिया पूछा है, तो 6 साइड स्क्वायर होगा, तो 7.203 का स्क्वायर, तो ये कुछ लंबा, बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग वैल्यू आ गई है। अब इसके अंदर तुम्हें आंसर किस में लिखा जाएगा, मिनिमम कितने नंबर है, 4 है, 7.203 मल्टीप्लाई 7.203, तो 4 है, तो 4 तक आंसर लिखना है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो 4 तक तुम्हें आंसर लिखना है। इस तरह से ही रूल जो प्लस माइनस के लिए वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे तुम्हें देखना है मिनिमम किसके अंदर है, ठीक है। यहाँ तुम्हें देखना है डेसिमल के बाद मिनिमम कितने पॉइंट है, ठीक है, जिसके अंदर कम हो। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 25 तक है, यहाँ पे बस एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट तक ही तुम्हें आंसर लिखना है, ठीक है। जैसे इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या 5.45 बनेगा, लेकिन आंसर तुम्हें 2 तक ही, मतलब एक ही पॉइंट तक लिखना है बस, तो 5.4 आ जाएगा। अब ये राउंड ऑफ कैसे करते हैं, राउंड ऑफ का तुम्हें पता है जैसे अगर 5.38 लिखा हुआ है और 2 तक यहाँ पे, बस यहाँ तक करना है तुम्हें, तो 8 की वजह से यहाँ पे क्या 1 इंक्रीज हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे हमारा 5.3 ही रहता, ठीक है। ये तो तुम्हें क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ पे 5 हो जाए तो 5 से कैसे पता लगेगा कि इंक्रीज करना है या नहीं करना है, तो उसके लिए एक छोटा सा रूल है। अगर यहाँ पे ऑड है, ठीक है, और यहाँ 5 है, तो एक इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे इवन है, जैसे मान लो 5.45 है, ठीक है, तो ये इंक्रीज नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा 5 की वजह से, ठीक है। ओड है तो इंक्रीज हो जाएगा +1, तो ये तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा एरर्स। एरर्स के अंदर 3 चीज पूछी जाएंगी, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ठीक है। सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, नॉर्मल कोई भी 3 वैल्यू दे रखी है, किसी भी एक चीज को तुमने मेजर किया, उसकी 3 वैल्यू आई, ठीक है, मतलब अलग अलग टाइम में मेजर किया, एक बार 3 आ गई, एक बार 4 आ गई, एक बार 5 आ गई, तो उसकी एवरेज वैल्यू होगी जो कि 4 होगी, ठीक है। तो अब एरर कैसे निकालना है, तो इस एवरेज वैल्यू में से इसे माइनस करना है, ठीक है, 3 - 4, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, तो ये होता है एब्सोल्यूट एरर। पहली वाली में एब्सोल्यूट एरर कितना है 1, दूसरी वाली में 0, तीसरी वाली में 1, ठीक है। अब इन्हें लिखने का तरीका क्या होता है, अब इसकी एवरेज मीन वैल्यू क्या है 4 ये, तो एक हमें मीन वैल्यू इसकी एरर की भी निकालनी पड़ेगी, तो क्या होगा, इन्हें ऐड करके डिवाइड कर दो, तो इसकी एवरेज आ जाएगी 0.66, तो डेल्टा एक्स मीन, और यहाँ पे एक्स मीन प्लस माइनस डेल्टा एक्स मीन, तो ये है हमारा, ठीक है, लिखने का तरीका। तो इसकी एवरेज वैल्यू आई 4 और एरर में एवरेज आई हमारी 0.66, तो इस तरह से हम लिखते हैं। इसमें ये एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो इस तरह से हमें पता लग जाएगा। अभी दूसरी चीज़ आती है हमारी रिलेटिव एरर, तो डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स को, इसी को ही बोलते हैं हमारा रिलेटिव एरर। तो यहाँ पे 0.66 डिवाइड बाई 4 क्या होगा, रिलेटिव एरर, मल्टीप्लाई 100 कर दो, क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों में पता लग गई। अब इनकी एप्लीकेशन कैसे है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये 2 क्वेश्चन है, इस तरह से सॉल्व करने को आ सकते हैं। ये V है, वोल्टेज दे रखा है 100 ± 5, ठीक है, और करंट दे रखा है 10 ± 0.2 एम्पियर, और ये है वोल्ट में, ठीक है। हमें परसेंटेज एरर निकालनी है रेजिस्टेंस के अंदर, तो फॉर्मूला होता है V = IR, R = हो जाएगा V/I, ठीक है। तो इससे पहले एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर हमारे एरर ऐड कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई में क्या होगा, डिवाइड में क्या होगा। मान लो A और B है, A कोई दे रखा है, ठीक है, ये, और B दे रखा है हमारा 3 ± 0.3। अब अगर तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू कैसे आएगी, ये सिंपली ऐड हो जाएंगे, और जो एरर है वो हमेशा ऐड ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा प्लस माइनस, इन्हें ऐड कर दो 0.4, तो A + B की वैल्यू ऐसे आएगी। अगर A - B हमें करना होता तो इसमें से माइनस करेंगे, -1 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ऐड ही होगा हमेशा, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है, चाहे यहाँ पे प्लस हो माइनस हो, जो एरर है वो ऐड ही होंगे। अगर मल्टीप्लाई में है हमारा तो AB, ठीक है, तो उसके अंदर तुम क्या करोगे, वो हमेशा उसमें लिखा जाता है। जैसे AB को हम अगर T कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे होगा डेल्टा T/T, हमेशा बराबर होगा डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/B,
ठीक है, इसके बराबर होगा। अगर यहाँ पे डिवाइड में भी होता, ठीक है, टी जो है हमारा वो a अपॉन बी है, तो डेल्टा टी अपॉन टी मतलब सेम रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, चाहे डिवाइड में चाहे मल्टीप्लाई में सेम रहेगा। अगर यहाँ पे a की पावर 2 ऐसे कुछ लिखा हुआ होता तो ये हो जाता है यहाँ पे बस सिंपली 2 की यहाँ मल्टीप्लाई होती है, डेल्टा a अपॉन a डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। अगर यहाँ b की पावर 3/2 भी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 3/2 आ जाएगा और ये रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें याद रखना है, सिंपली यहाँ से वैल्यूज उठा के रखनी है, डेल्टा b और a की और b की, और तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर तुमसे पूछता कि परसेंटेज एरर निकालो, ठीक है, इसके अंदर t के अंदर, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा डेल्टा t अपॉन टी इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब तुमसे टी में परसेंटेज एरर पूछा है, तीनों में 100 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सेम बात रहेगी। और ए और बी में तुम्हें परसेंटेज एरर दे रखा है, तो यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करो और तुम्हें टी में परसेंटेज एरर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम सॉल्व कर सकते हो। अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं। वी वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है, आर में पूछा है हमसे, ठीक है। तो आर क्या होता है, वी अपॉन आई, वी इक्वल टू आई आर, आर होता है वी अपॉन आई। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे परसेंटेज एरर पूछा है आर के अंदर, तो सबसे पहले वैल्यू रखेंगे, तो डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई 100, अब ये परसेंटेज में बन गया। ऐसे यहाँ पे भी डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा आई अपॉन आई मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ डेल्टा वी कितना है हमारा 5, यहाँ 5 रखेंगे, वी की जगह 100 रखेंगे मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा आई की जगह 0.2 रखेंगे, आई की जगह 10 रखेंगे मल्टीप्लाई 100। यहाँ से कितना हो जाएगा 2 बन जाएगा और यहाँ 5 बन जाएगा, 5 + 2 7% एरर आ जाएगा हमारा किसके अंदर, इसमें रेजिस्टेंस में। तो ऐसे तुम सॉल्व कर सकते हो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन था ये, तो ये तुम्हें अभी मैंने बताया ही, किसी भी तरह से वैल्यू हो, चाहे डिवाइड में हो मल्टीप्लाई में हो, डेल्टा z/z कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे डेल्टा z/z विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई डेल्टा a/a प्लस 1/3 डेल्टा b/b प्लस डेल्टा c/c प्लस 3/2 है 3/2 डेल्टा d/d, ठीक है। तो ये बस इतना तुम्हें याद रखना है, तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो डायमेंशंस के अंदर हमारे पास क्या है, m, l और t, ठीक है। मास के लिए ये है हमारा, लेंथ के लिए l है और टाइम के लिए t है, ठीक है। तो किसी भी तुम यूनिट को, किसी भी फॉर्मूले को इसके अंदर दिखा सकते हो। जैसे फोर्स होता है हमारा, उसका फॉर्मूला है ma, तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, m l t-2, बिकॉज इसके क्या होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या है किलोग्राम, तो इसके लिए 1 m आएगा, और इसे इस तरह से लिखते हैं। इस तरह से तुम डायमेंशन लिखते हो, ठीक है, किसी भी फॉर्मूले की। और क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, जैसे वॉल्यूम भी अगर तुम्हें लिखना है तो कैसे लिखोगे, m0 l3 t0, ठीक है। इसमें क्योंकि मीटर क्यूब होता है तो बस लेंथ की यूनिट रहेगी, तो सारा डायमेंशन तुम लिख सकते हो। अब एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि हमारा कोई पेंडुलम है, ठीक है, उसका जो टाइम पीरियड है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। इन्होंने बोल दिया कि वो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मास पे डिपेंड कर रहा है और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इन्होंने बोल दिया। लेकिन हमें नहीं पता कि इसके ऊपर क्या पावर आएगी, किस तरह से आएगी। उन्होंने बोल दिया एक फॉर्मूला निकालो, ठीक है, कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो अब इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, टी हमने मान लिया k है और m की a पावर है, g की b पावर है, l की c पावर है, ठीक है, ऐसे डिपेंड कर रहा है। abc की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसे डायमेंशन से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में हमेशा दोनों तरफ डायमेंशन सेम रहनी चाहिए, ये रूल है। तो इसके हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि टाइम की क्या आ जाएगी हमारी m0 l0 t1, ठीक है। अब यहाँ सबकी डायमेंशन लिखो, k कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसकी हमें कोई डायमेंशन नहीं होती है, कांस्टेंट है। तो m के लिए क्या आ जाएगी हमारी m l0 t0 a, और g के लिए क्या हो जाएगी हमारी m0 l t-2b, और l क्या है हमारा सिंपल लेंथ है, तो m0 l1 और t0 और c, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा m की पावर a रहेगी बस, और यहाँ से क्या हो जाएगा t की पावर lb t-2b हो जाएगा। यहाँ पे क्या है m तो 0 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा l1 lc, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से तुम देखोगे ma lb प्लस c हो जाएगा और t-2b है। इस तरफ हमारी क्या है, t की पावर 1 है और m की पावर a है, तो मैंने कंपेयर करेंगे, a = 0 है, b प्लस c = 0 है, लेकिन -2b कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ से b क्या आ जाएगा -1/2, ठीक है, और c क्या आ जाएगा यहाँ से c = 1/2, ठीक है। b c आ गए, a आ गया, तो अब यहाँ पे पुट कर देंगे t = k m की पावर 0, g की पावर b है तो g है -1/2,
और हमारा तीसरा क्या है, एल की पावर सी है, तो ये है 1/m। तो ये दोनों की पावर हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये नीचे चला जाएगा तो टी इक्वल टू m0 है, गायब भी हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं हम, जी नीचे पहुंच जाएगा तो √L/g। ठीक है, तो यही फॉर्मूला होता है, तुम्हें याद होगा अगर, टी इक्वल टू 2 पाई √L/g। तो डायमेंशन से तुम एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, लेकिन तुम इस तरह से एक वो निकाल सकते हो किस फॉर्म में होना चाहिए। अब ये कोई कांस्टेंट हो सकता है, वो तो हम मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे वैल्यू पता लगती है कि 2 पाई होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ पूछी जा सकती है, ये पावर्स पूछी जा सकती है, तो तुम कंपेयर करके बड़े आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा मोशन एंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत बेसिक सी चीज़ है। स्ट्रेट लाइन मीन्स मोशन बस सीधा होगा या पीछे होगा। ठीक है, तो वेक्टर में नॉर्मली हम इसे काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वेक्टर के अंदर क्या तीनों डायरेक्शन आ जाती हैं, लेकिन जब एक ही लाइन में चीज़ें हो रही हो तो उस प्लस माइनस से दिखाते हैं कि अगर ये हमने ओरिजिन मान लिया है 0, तो आगे की तरफ है, कोई चीज़ इधर को मूव कर रही है तो प्लस है, इधर को मूव कर रही है तो माइनस है। ठीक है, इस तरह से हम दिखाते हैं। अब देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होती है, ये सारी बेसिक्स तुम्हें पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है, वेक्टर होती है क्योंकि, लेकिन जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव ही रहती है हमेशा। किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और टोटल डिस्टेंस मतलब इधर को गया और वापस यहाँ पे आ गया, तो इसे और इसे दोनों काउंट करके डिस्टेंस बनती है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, बस पॉइंट से डिस्टेंस, इस तरह से तुम्हें डिफरेंस तो पता होगा। अगर तुम्हें एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम होता है, लेकिन अगर तुम्हें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होता है। ठीक है, तो ये तुम्हें डिफरेंस बेसिक से हैं जो तुम्हें पता होंगे। तो अभी हम थोड़े से ग्राफ्स वगैरह देखेंगे, तुम्हें पता है किस तरह से होता है। अगर ये x है और ये t है, तो यहाँ पे स्लोप क्या होता है हमारा, वो क्या है, स्पीड दिखाता है, dx/dt। ठीक है, ये हमेशा स्पीड दिखाता है। तो एक स्पीड होती है एवरेज स्पीड, जो मैंने अभी बताया तुम्हें, एक दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक पूरे रास्ते में तुम यहाँ से कहीं गए तो उस बीच टाइम में कोई एक एवरेज स्पीड रही। ठीक है, लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि पर्टिकुलर इस टी टाइम पे कि 4 सेकंड बाद या 4 घंटे बाद उस पर्टिकुलर टाइम पे इतने बजे तुम्हारी स्पीड कितनी थी, तो उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो उसे हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर x की वैल्यू दी हुई है तो dx/dt व्हेन t टेंड्स टू 0, मतलब बिल्कुल बेसिक टाइम पे, तो इसका हम बस डेरिवेशन लेते हैं। ठीक है, तो इस डेरिवेटिव से हमें क्या मिल जाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाती है और वेलोसिटी मिल जाती है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा। सिंपल तुम्हें दिया जाएगा, x की वैल्यू दे रखी है कि x किस तरह से बदल रहा है, तो dx/dt तुम निकालोगे यहाँ से, वो हो जाएगा हमारा a का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b/t। अब यहाँ पे a और b तुम्हें गिवन है, तो उसकी वैल्यू तुम b की यहाँ पे रख दोगे। अब ये है क्या है, हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो किसी भी टाइम की यहाँ पे वैल्यू रखो, जैसे 0 और 2 सेकंड में पूछी है तो 0 पे 0 हो जाएगी, 2 सेकंड में 4b हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से तुम निकाल सकते हो। वहीं अब तुमसे एवरेज स्पीड पूछी है t = 2 और t = 4 सेकंड पे, तो यहाँ तुम क्या करोगे, यहाँ तुम ये वाला काम नहीं कर सकते हो। यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे पहले t = 2 पे, तो ये हो जाएगी a + 4b, फिर x की वैल्यू निकालोगे 4 पे, तो ये हो जाएगा a + 16b। ठीक है, तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। अब ये x1 है हमारा, ये x2 है, तो x2 - x1 करोगे, डिवाइड बाय 4 - 2 करोगे, 2 आ जाएगा। तो ये जो होगी वैल्यू, इसे बोलते हैं हमारी एवरेज स्पीड। ठीक है, तो इस तरह से तुम इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हो, इस तरह से तुम एवरेज निकाल सकते हो। अब कुछ ग्राफ्स हैं हमारे, dx/dt क्या देता है तुम्हें, स्पीड देता है। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो ये हमारी वैल्यू है, तो इसके अंदर कैसे पता लगेगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये हमारी टेंजेंट है। ठीक है, तो ये स्लोप देती है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव हो रही है। ठीक है, लेकिन अब तुम देखोगे ये स्पीड है, जो स्लोप है यहाँ पे स्पीड दे रहा है, तो स्पीड अभी नेगेटिव है, लेकिन यहाँ देखो इस तरह से ये इंक्रीज हो रही है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो स्पीड इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे तुम देखोगे dx/dt, यहाँ पे जो स्लोप है वो डिक्रीज होता जा रहा है, तो स्लोप क्या होता है, स्पीड, और स्पीड डिक्रीज हो रही है, मीन्स एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, इस तरह से देख सकते हो, dx/dt स्पीड होती है, तो स्पीड कांस्टेंट है, तो मीन्स एक्सेलरेशन क्या है हमारा, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, किस तरह से स्पीड बढ़ रही है, dv/dt, a होता है हमारा dv/dt। तो ये हमेशा स्लोप होता है, तुम ध्यान रखो। अगर v और t का ग्राफ है तो स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा, x और t का ग्राफ है तो स्लोप हमें स्पीड देगा। ठीक है, वहीं अगर तुम इस v और t के ग्राफ में देखोगे तो एक्सेलरेशन क्या है हमारा, ये स्लोप है, तो स्लोप क्या है हमारा, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, क्योंकि लेकिन नेगेटिव साइड में है, डायरेक्शन भी क्या है, अपोजिट है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है, देखो अगर तुम यहाँ पे हो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो तुम नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है ये। ठीक है, इस तरह से अगर तुम यहाँ पे देखोगे
एक्सेलरेशन क्या है हमारा, नेगेटिव है, तो स्पीड क्या है हमारी, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है t1 टाइम तक। t1 टाइम के बाद क्या है, स्पीड नेगेटिव हो गई, मीन्स अब ये डायरेक्शन बदल दी बंदे ने, अगर इधर को जा रहा था अब ये इधर को जा रहा है, तो स्पीड नेगेटिव हो गई और एक्सेलरेशन भी क्या है हमारा, नेगेटिव है, तो अब क्या है यहाँ पे इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इस तरह से तुम्हें ये रीड करने आने चाहिए ग्राफ किस तरह से हमें क्या क्या वैल्यूज देते हैं। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो है इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन तुमने पढ़ी होंगी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी क्या है फाइनल स्पीड है, u इनिशियल स्पीड है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, ठीक है। s डिस्प्लेसमेंट है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे s क्या डिस्प्लेसमेंट है। तो ये तीनों इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है। अब इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक 25 मीटर की बिल्डिंग है, उसके ऊपर से एक बॉल है जो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे ऊपर उछाली गई है, तो कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो हमें हाइट कैसे निकालेंगे हम, हमें इनिशियल स्पीड पता है और हमें क्या पता है, और कुछ नहीं पता, वो हमें पता है कि v इक्वल टू 0 हो जाएगी, ऊपर जाके 0 हो जाएगी, तो हम इसके अंदर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन हमें पता है, जब g है हमारा, ऊपर को जाते हुए माइनस रहेगा, नीचे को आते हुए प्लस रहेगा, तो यहाँ पे कर देते हैं v 0 हो जाएगी, u हमारी 20 है, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 और ये -10 g की वैल्यू, और s हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट, x लिख देते हैं इसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -20, 20x इक्वल टू 400, तो x क्या हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। तो 20 मीटर ऊपर तक जाएगी यहाँ पे, तो h की वैल्यू हमें मिल गई। अब इन्होंने पूछा है कि अगर यहाँ से उछाली है उसके बाद टोटल टाइम कितना लगेगा उसे वापस ग्राउंड हिट करने में, ठीक है। तो पहले हम इतने के लिए टाइम निकालेंगे, तो इतने में टाइम कितना लगेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v 0 है, u 20 है, एक्सेलरेशन -10 है, और t क्या है हमारा जो हमें निकालना है, तो यहाँ क्या आएगा t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो 2 सेकेंड लगी उसे ऊपर जाने में। अब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 45। हमें क्या निकालना है, टाइम कितना लगेगा, तो हम सेकंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे। 45 इक्वल टू इनिशियल स्पीड क्या है हमारी अब यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 और हाफ, एक्सेलरेशन क्या है +10 है, और t हमें निकालना है, तो यह क्या हो जाएगा 2 5 जो 10, 5 9 जो 45, t आ जाएगा 3 सेकेंड्स। तो 2 सेकंड ऊपर जाने में, 3 सेकंड नीचे आने में, तो टोटल टाइम कितना लगा 5 सेकंड। तो इस तरह से इन 3 इक्वेशन का यूज़ करके तुम कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तुम बड़े आसान से कर सकते हो। लास्ट टॉपिक है इसके अंदर रिलेटिव स्पीड। उससे पहले मैं तुम्हें फ्री फॉल बता देता हूँ। फ्री फॉल क्या है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब ये हमारा अर्थ सरफेस है, तो इससे ज़्यादा हाइट पे नहीं है, इतने पे है कि जब वो फॉल करेगा तो उसके लिए g कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, ठीक है, तब हम जो g की वैल्यू है कांस्टेंट है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो फ्री फॉल में गिरेगा तो उसे बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। तो ऐसे गिर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो वो फ्री फॉल के अंदर है, तो इसे बोलते हैं फ्री फॉल। और लास्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई ऑब्जेक्ट a है जो v a स्पीड से जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट b है जो v b स्पीड से जा रहा है, तो a की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू b क्या होगी, तो v a विद रिस्पेक्ट टू b होगी v a माइनस v b, ठीक है, और v b a होगी v b माइनस v a। मतलब कोई 40 की स्पीड से जा रहा है, अगले वाला 30 की स्पीड से जा रहा है, तो इस पहले वाली की स्पीड दूसरे के रेस्पेक्ट में कितनी है, 40 माइनस 30 10 है, ठीक है, और इसकी स्पीड इसके रेस्पेक्ट में कितनी है, 30 माइनस 40 माइनस 10, मीन्स जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे तो ये पास चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से है। तो रिलेटिव स्पीड ऐसे निकालते हैं। अगर तुम ग्राफ के थ्रू देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं x और t का ग्राफ बनाऊँ तो हमारी जो a ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड मान लो ये है, ठीक है, ये v a को दिखा रहा है, और अगर दूसरे की स्पीड सेम है तो वो इसके पैरेलल जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्लोप हमारा स्पीड दिखाता है xt के अंदर, तो ये कभी नहीं मिलेंगे। ऐसे अगर तो नॉर्मल में देखोगे, अगर दोनों 10 की स्पीड से जा रहे हैं तो वो भी कभी नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर हमारा ये स्लोप ऐसे ना होके ऐसे होता, ये x है, ये t है, ये v a है और v b कुछ अलग है, तो वो ऐसे जाती। तो अगर स्पीड अलग अलग है तो उन दोनों के स्लोप अलग होंगे और कहीं ना कहीं मिलेंगे जरूर। तो ये पॉइंट रहता है जब उनका इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। तो मान लो ये 10 की पे जा रहा है और ये 5 की स्पीड पे जा रहा है, ठीक है, तो अब रिलेटिव स्पीड 5 हो गई, तो ये कहीं ना कहीं बीच में टकराएंगे, तो उस पॉइंट को तुम ऐसे निकाल सकते हो। तो ग्राफ के थ्रू हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, रिलेटिव स्पीड। तो यही था। अभी लास्ट में तुम्हें क्या करना है, इन दोनों चैप्टर्स की बस एक समरी है जिसके अंदर 5-6 पॉइंट्स हैं, उन्हें तुम्हें रीड करना है, इतना काफ़ी है, इन 2 चैप्टर से इतना काफ़ी है। तो और तुम्हारे कोई से डाउट्स रह रहे हैं, इसके अंदर कोई डाउट्स आए हैं तो तुम कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो। कल और आऊँगा मैं 2 चैप्टर्स नेक्स्ट लेके, और 14 डेज में हम इसे पूरी फिजिक्स को कंप्लीट कर देंगे 11th 12th की, और इससे अलग कुछ नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ।